गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सॉल्यूशन की आज की क्लास में हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, अणुसंख्यिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो अणुसंख्यिक गुणधर्म क्या होते हैं? देखिए, किसी भी सॉल्यूशन के वे गुणधर्म जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो सॉल्यूट है उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं, सॉल्यूट के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, सॉल्यूट की नेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं। उन सभी गुणधर्मों को हम क्या कहते हैं? विलेन के अणुसंख्यिक गुणधर्म कहते हैं। यानी विलेन के वे गुणधर्म जो विलेन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलेन की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, वे गुणधर्म अणुसंख्यिक गुणधर्म कहलाते हैं। तो ये गुणधर्म कौन से होते हैं? इनमें हम पढ़ेंगे वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव lowering in vapor pressure, वेपर प्रेशर। एक हम पढ़ेंगे कवंथनांक में उन्नयन, कवंथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक हम पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एक हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, प्राशरण दाब। ऑस्मोटिक प्रेशर। विलेन के ये जो गुणधर्म होते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, कवंथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, प्राशरण दाब, ये गुणधर्म जो होते हैं ये इनके गुणसंख्यक गुणधर्म होते हैं। यानी ये गुणधर्म जो होते हैं वो विलेन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। तो इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन यानी रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि वेपर प्रेशर क्या होता है, वाष्प दाब क्या होता है। वाष्प दाब का मतलब ये होता है, देखिए जब भी किसी भी सॉल्यूशन को या मैं ये कहूं किसी भी लिक्विड को आप गर्म करते हो, लिक्विड को जब गर्म करते हैं तो लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स हैं वो वेपोराइज होकर वाष्प में कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है, यानी जब किसी लिक्विड को गर्म किया जाता है तो वाष्पीकरण के थ्रू क्या होते हैं, पार्टिकल्स वाष्पित होते रहते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे पार्टिकल्स का ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल वाष्पीकृत होंगे, और ये जो वाष्पीकृत पार्टिकल है ये क्या करते हैं, इस लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर लगाते हैं, दाब लगाते हैं। ठीक है, एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जब लिक्विड की वाष्प में कन्वर्ट होने की दर और इस वाष्प की वापस से लिक्विड में कन्वर्ट होने की दर यानी संघनन की दर, वेपोराइजेशन की दर और संघनन की दर। वेपोराइजेशन मतलब वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन। वेपोराइजेशन मतलब लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, और कंडेंसेशन मतलब वेपर कन्वर्ट हो रही है लिक्विड में। ये दोनों प्रोसेस क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। इस सिचुएशन में यानी जब वेपोराइजेशन की रेट और कंडेंसेशन की रेट जब इक्वल हो जाती है तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं साम्य की स्थिति, इक्विलिब्रियम की कंडीशन। तो इस साम्य की स्थिति में इस द्रव्य की जो वाष्प है, इस लिक्विड की जो वाष्प है, जो वेपर है, उसके द्वारा इस द्रव्य की सरफेस पे जो भी प्रेशर लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। यानी वेपर प्रेशर का क्या मतलब हुआ, वेपर प्रेशर का मतलब यह हुआ कि साम्य अवस्था में किसी भी द्रव्य की सतह पर उस द्रव्य की वाष्प द्वारा लगाया गया दाब
उस द्रव्य का वाष्प दाब कहलाता है। इसका मतलब वाष्प दाब का मतलब ये होता है। ठीक है, अब बात ये आती है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से क्या मतलब होता है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का मतलब ये होता है कि एक विलायक ले लिया अपन ने और इस विलायक के अंदर मैंने कोई अवाष्पशील विलेय घोल लिया, अवाष्पशील विलेय घोल लिया और क्या बना लिया, विलयन बना लिया। अब ये जो विलयन बना है, इस विलयन का वाष्प दाब और शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब अलग अलग होगा। विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की कंपेयर में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। इसी को क्या कहते हैं, हम वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, देखिए अभी मैंने बताया था कि वेपर प्रेशर का मतलब साम्य की स्थिति में, साम्य की स्थिति का मतलब जब वाष्पीकरण की दर और संघनन की दर एक दूसरे के बराबर हो जाती है तो उस स्थिति को हम साम्य की स्थिति कहते हैं। उस स्थिति में जो द्रव्य है उसकी वाष्प के द्वारा द्रव्य की सतह पे जो भी दाब उत्पन्न किया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर कहेंगे, वाष्प दाब कहेंगे। तो जब शुद्ध विलायक था तो शुद्ध विलायक में सारे के सारे सतह पे जो भी पार्टिकल्स हैं वो सारे वेपोराइज होने वाले थे। ठीक है, यानी वाष्पीकृत हो सकते थे। लेकिन जब अपन ने विलयन बनाया तो विलयन कैसे बनाया, विलायक में अपन ने क्या मिलाया, अवाष्पशील विलेय मिलाया। तो ये जो विलयन बना है, इस विलयन की सरफेस पे अवाष्पशील कण भी हैं, यानी विलेय के कण भी हैं और वाष्पशील कण भी हैं। पर सतह पर हम अगर देखें तो वाष्पशील कणों की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, अगर सरफेस पे वाष्पशील कणों की संख्या, यानी ये फिर कहूं कि वाष्पशील विलायक कणों की संख्या क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि बीच बीच में क्या उपस्थित है, अवाष्पशील विलेय के कण भी उपस्थित है। जिसकी वजह से क्या होगा कि जो वेपोराइजेशन होगा वो कम होगा, और वेपोराइजेशन कम होगा तो साम्य अवस्था की स्थिति में जो भी वेपर बनी हुई होगी वो कम वेपर होगी, और वो भी जो वाष्प बनी हुई होगी उसके द्वारा जो विलयन की सरफेस पे जो दाब उत्पन्न हुआ होगा, यानी कि जो भी दाब क्रिएट होगा, जो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, वो वेपर प्रेशर शुद्ध विलायक की कंपेयर में क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि विलायक की सरफेस पे तो क्या सारे पार्टिकल्स हैं वो वाष्पित होने वाले हैं, जबकि विलयन की सरफेस पे अवाष्पशील कण भी उपस्थित है और वाष्पशील भी कण भी उपस्थित है। तो जिसकी वजह से वाष्प कम बनेगी, वाष्प कम बनेगी तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो भी प्रेशर क्रिएट होगा वाष्प के द्वारा, जो भी वाष्प दाब आएगा वो कंपेयर टू किस वो जो होगा वो विलायक के वाष्प दाब की कंपेयर में क्या होगा, कम होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। तो ये जो कमी आती है, यानी कि जब भी किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय घोलकर जो विलयन तैयार किया जाता है उस विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की कंपेयर में कम हो जाता है। और ये जो कमी है ये हम किस तरह से ज्ञात करते हैं, ये देखिए राउल्ट्स के अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जब किसी विलयन में अवाष्पशील विलेय उपस्थित हो, बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रही हूं यहां पे मैं, अवाष्पशील विलेय उपस्थित है तो उस विलयन का वाष्प दाब आप विलायक भी लिख सकते हो या फिर इसे बोल सकती हूँ वाष्पशील विलायक, क्योंकि विलायक तो वाष्पशील ही है वैसे भी। वाष्पशील विलायक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ठीक है,
जब किसी विलयन में अवाष्पशील विलय उपस्थित है तो उस विलयन का वाष्प दाब जो होगा वो वाष्पशील विलायक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। इस लैंग्वेज को समझा आपने? क्योंकि विलयन का वाष्प दाब किसकी वजह से आ रहा है? विलायक की वजह से आ रहा है, क्योंकि विलय तो है वो तो अवाष्पशील है, विलायक के कण ही वाष्पशील होंगे। तो विलयन का जो वाष्प दाब है पीएस से रिप्रेजेंट करो, एस मतलब सॉल्यूशन, वो जो होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? जो आपने विलायक लिया है उस विलायक के उस विलयन में कितने मोल भिन्न है, ठीक है, यानी सॉल्यूशन के टोटल मोल की कंपेयर में जो वाष्पशील विलायक है उसके मोल कितने हैं, उसी को हम मोल भिन्न बोलते हैं। पीएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। मैं विलय को ए कंपोनेंट मानती हूँ और विलायक को बी कंपोनेंट मान रही हूँ, तो अगर ए कंपोनेंट लिया तो उसी सेंस में मैंने यहाँ पे बी दिखाया है, एक्स बी, ठीक है, यानी विलायक के मोल फ्रैक्शन। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे पीएस इक्वल टू होगा पीबी नोट एक्स बी। यहां पीबी नोट क्या है? पीबी नोट का मतलब है, देखिए पीबी का मतलब होता है पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब, और पीबी नोट लिखा हुआ है इसका मतलब है कि शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, तभी मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के फिर ये लिखा। प्रत्येक जो विलायक होता है, प्रत्येक जो सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर फिक्स होता है। चूंकि बाइनरी सॉल्यूशन है इसलिए XA प्लस XB इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन कंपोनेंट्स के मोल भिन्न का योग हमेशा क्या होता है? एक आता है। तो XB इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस XA। तो PS इक्वल टू लिखेंगे PB नोट 1 माइनस XA। PS इक्वल टू आएगा PB नोट माइनस PB नोट XA, ठीक है। अब इस PB नोट PS को इधर ले जाए, PB नोट XA को इधर ले आइए, PB नोट माइनस PS इक्वल टू PB नोट XA। PB नोट में से माइनस PS किया मैंने। PB नोट क्या है? PB नोट शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब है, जबकि PS क्या है? विलयन का वाष्प दाब है। विलयन का वाष्प दाब शुद्ध अवस्था के विलायक के वाष्प दाब के कंपेयर में क्या है? कम है, यानी ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू क्या है? कम है। इसी कमी को हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं, जिसे हम किससे दर्शाएंगे? डेल पी से। डेल पी का मतलब क्या हुआ? डेल पी का मतलब ये हुआ कि शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब। डेल पी इक्वल टू होगा पीबी नोट XA, या फिर इसको अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन में चेंज करो तो डेल पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। इस इक्वेशन की ये जो फॉर्मूला है इसकी हेल्प से हम राउल्ट्स लॉ के अदर डेफिनेशन दे सकते हैं। जैसे मैंने अभी राउल्ट्स लॉ की डेफिनेशन बताई ना कि जो अगर किसी विलयन में अवाष्पशील विलय उपस्थित तो जो विलयन का वाष्प दाब होगा वो विलायक के मोल भिन्न के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसी तरह से ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब विलयन में अवाष्पशील विलय उपस्थित है तो विलयन के वाष्प दाब में जो कमी होगी वो कमी अवाष्पशील विलय के मोल भिन्न के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी डेल पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? XA। इन दोनों सेंस में हम राउल्ट्स लॉ को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो विलयन है उसमें अगर अवाष्पशील विलय उपस्थित है तो जो विलयन के वाष्प दाब में कमी हुई है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? अवाष्पशील विलय के मोल भिन्न के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। देखिए अभी जैसे मैंने बताया था कि सरफेस पे अवाष्पशील विलय के कण भी उपस्थित होते हैं, तो जितने ज्यादा कण उपस्थित होंगे यानी विलय का मोल भिन्न जितना ज्यादा होगा सरफेस पे अवाष्पशील विलय के कण उतने ही ज्यादा होंगे और सरफेस को उतनी ज्यादा कवर करेंगे, जिससे वेपर प्रेशर का मान क्या होगा? घटेगा, क्योंकि उतनी कम वेपर बनेगी और उतना ही कम क्या होगा? वेपर प्रेशर होगा। उतनी क्या होगी? वेपर प्रेशर में कमी आएगी। तो वेपर प्रेशर में कमी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हुई? अवाष्पशील विलय के मोल भिन्न की। और जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आ रहा है वो किस कारण से आ रहा है? जो वाष्पशील विलायक है उसके मोल भिन्न के कारण आ रहा है। तो वाष्प दाब में कमी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA, या फिर हम लिख सकते हैं डेल पी
इसके नीचे लिखेंगे पीबी नोट इक्वल टू एक्स, इस तरीके से। अब हम देखते हैं कि ये जो वेपर प्रेशर में अवनमन है, इसकी हेल्प से हम किस तरह से विलेय का जो अवाष्पशील विलेय है उसका मोलिकुलर वेट ज्ञात कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। देखिए अभी हमने क्या मिला था, ये वाली इक्वेशन पीबी नोट माइनस पीएस इक्वल टू क्या है, पीबी नोट एक्स, ये वाली इक्वेशन लिखी है मैंने। पीबी नोट माइनस पीएस डिवाइडेड बाय पीबी नोट इक्वल टू क्या होगा, एक्स। चूंकि हम जानते हैं मोल भिन्न का क्या मतलब होता है, उस कंपोनेंट के मोल डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन में प्रेजेंट टोटल मोल, ठीक है। और पर्टिकुलर कोई भी कंपोनेंट, उसके मोल अगर हम आगे डिफाइन करें तो क्या होगा, उस कंपोनेंट की ग्राम में अमाउंट बटा उस कंपोनेंट का मोलिकुलर वेट या मोलर मास। तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, पीबी नोट माइनस पीएस, पीबी नोट इक्वल टू आ जाएगा Na प्लस Nb, और Na Nb को भी इस फॉर्म में लिखें, अगर Nb का क्या आ जाएगा, WA अपॉन Ma। तो हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर दिखा देती हूँ, पीबी नोट माइनस पीएस डिवाइडेड बाय पीबी नोट इक्वल टू Na की जगह क्या लिखेंगे, WA अपॉन Ma, WA अपॉन Ma प्लस WB अपॉन MB। अब मैंने ये माना कि जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही डाइल्यूट है। डाइल्यूट का मतलब उसमें विलेय बहुत ही कम अमाउंट में है, तो हम मान सकते हैं कि विलेय के जो मोल है वो लगभग नेग्लिजिबल है। तो पीबी नोट माइनस पीएस पीबी नोट इक्वल टू, ये नेग्लिजिबल मान सकते हैं ये वैल्यू, क्योंकि मैं ये मान रही हूँ कि सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो ये वाली वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाएगी, विलेय के मोल नेग्लिजिबल हो जाएंगे, Ma डिवाइडेड बाय WB अपॉन MB, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, WA अपॉन Ma इंटू MB अपॉन WB। अपने को ज्ञात क्या करना है, Ma ज्ञात करना है, क्योंकि A कंपोनेंट कौन है, विलेय है। विलेय का अपने को क्या करना है, मोलिकुलर वेट ज्ञात करना है। तो Ma इक्वल टू क्या लिख सकती हूं मैं, Ma की जगह ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, पीबी नोट, देखिए ये पीबी नोट इधर चला जाएगा, Ma इधर चला जाएगा, तो पीबी नोट इंटू WA इंटू MB डिवाइडेड बाय, ये इधर चला जाएगा, पीबी नोट माइनस पीएस इंटू WB, Ma तो इधर आएगी। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं कि जो भी अवाष्पशील विलेय सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, वो उस अवाष्पशील विलेय का मोलिकुलर वेट ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें उस विलेयन का वाष्प ताप में जो भी कमी है वो पता है, उस विलेयन का अगर वेपर प्रेशर पता है, उस शुद्ध विलायक का अपने को वेपर प्रेशर पता है, तो उसका जो डिफरेंस है वो ज्ञात करके, यानी वाष्प ताप में जो कमी है वो ज्ञात करके हम उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट अवाष्पशील विलेय का मोलिकुलर वेट ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हुआ वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो देखिए मैंने अभी यहाँ पे राउल्ट्स लॉ बताया आपको, तो राउल्ट्स लॉ मैंने आपको पहले भी बताया है। राउल्ट्स लॉ एक तो मैंने बताया कि जब विलेय वाष्पशील हो, एक मैंने लिया जब विलेय अवाष्पशील हो।
जब विलेय वाष्पशील हो, यानी ऐसा विलयन जिसमें विलायक और विलेय दोनों वाष्पशील हो, या फिर कहूं कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय वाष्पशील हो। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट मैंने अप्लाई किया था, ये मैंने जब आपको आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन बताए थे तब अप्लाई किया था। तो राउल्स लॉ इस सेंस में क्या कहता है कि जब किसी विलयन में वाष्पशील विलेय उपस्थित होता है तो विलयन का जो वाष्प दाब होता है, उस विलयन का जो वाष्प दाब होता है उस विलयन में उपस्थित कंपोनेंट्स के आंशिक वाष्प दाब के योग के इक्वल होता है, और प्रत्येक कंपोनेंट्स का जो आंशिक दाब होता है वो उस कंपोनेंट की विलयन में उपस्थित मोल भिन्न के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी तरह से PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB, PB इक्वल टू होगा PB नोट XB। सेकंड मैंने क्या बताया, अभी जैसे मैंने वाष्प दाब अवनमन पढ़ाया तब मैंने बताया कि जब किसी विलयन में अवाष्पशील विलेय उपस्थित है तो विलयन का जो वाष्प दाब होगा, विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो उस विलयन में उपस्थित वाष्पशील विलायक के मोल भिन्न के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब किसी विलयन में अवाष्पशील विलेय उपस्थित होता है तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की अपेक्षा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। और वाष्प दाब में हुई यह कमी जो होती है उस विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलेय पदार्थ के मोल भिन्न के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये है राउल्स लॉ। तो कंफ्यूज मत होना, डिपेंड करता है कि आपने जो विलयन लिया है उसमें दोनों कंपोनेंट वाष्पशील है, या जो आपने विलयन लिया है उसमें एक कंपोनेंट यानी विलेय जो है वो अवाष्पशील कंडीशन में है। इस तरह से हम दोनों जगह ये जो कंसेप्ट है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में यानी वाष्प दाब में अवनमन जब हम ज्ञात करते हैं वहां अप्लाई होता है। और ये कंसेप्ट हम जैसे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम बोलते हैं ना कि ये जो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के सेंस और आइडियल सॉल्यूशन के सेंस में हम बोलते हैं कि ये आइडियल सॉल्यूशन इसलिए क्योंकि राउल्स लॉ को फॉलो करता है, और ये फॉलो नहीं करता है इसलिए ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। उस सेंस में हम इस लॉ को काम में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो देखिए ये सब चीजें जैसे कि आपको समझनी है कि लवरिंग वेपर प्रेशर या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो इन पॉइंट्स को समझने से पहले आप उनकी डेफिनेशन पे गौर करिए कि वो एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है, वो कहना क्या जाता है। ऐसा वाष्प दाब में कमी हुई, किस तरह से हुई कमी, या बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज हुआ, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन हुआ, उन्नयन हुआ, तो किस तरीके से हुआ है। फ्रीजिंग में डिप्रेशन हुआ तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है पहले बात तो ये, और वो किस तरह से डिप्रेशन हो रहा है उसमें अवाष्पशील विलेय डालने से। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।